हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप प्री और मेंस की तैयारी दोनों को कंबाइन करके कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस समय हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोगों ने टॉप 100 एंशिएंट और मेडुअल के हिस्ट्री के टेस्ट कर चुके हैं। आज हम लोग किसकी करेंगे? आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स करेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स का टेस्ट करा चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट हो रहा है और इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा लोगों का रहा है कि बहुत अच्छा सवाल बना पा रहे हैं लोग। ठीक है, तो आप भी टेलीग्राम ज्वाइन करके टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो है हर सब्जेक्ट का कराया जा रहा है और क्वेश्चन का लेवल आप समझ जाएंगे, इसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिएगा। ये देखो, सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँ कि मैं वनडे की दृष्टि नहीं बनाया हूँ, केवल और पीसीएस, आरओ, एलटी या ग्रेजुएट लेवल के जो स्तर के पेपर हैं उन्हीं के दृष्टिकोण से ही पेपर को फ्रेम किया हूँ और करता हूँ। ठीक है, तो वनडे के दृष्टिकोण से आप ना देखें। ठीक है, माइंडसेट आपका ऑफिसर का होना चाहिए, तो फिर आप देखेंगे तो वैल्यू आपको समझ में आएगी, मेरी भी और पेपर की भी। ठीक, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है कि प्रोफेसर रामकृष्ण द्वारा 1981 में प्रतिपादित हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस वृद्धि दर से है? तो यहाँ पर 2-3 सवाल मैंने एक साथ लिखे हैं, मैंने लिखने का प्रयास किया है। जैसे आप देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन में ही क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि प्रोफेसर रामकृष्ण ने कब दिया था? 1981 में। कौन सा सिद्धांत दिया था? हिंदू वृद्धि दर सिद्धांत दिया था। अब पूछ रहा है कि वह किससे संबंधित था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किससे है वो? राष्ट्रीय आय से। इनका कहना था कि जो भारतीय रूढ़िवादी परंपराएं हैं, यदि उन परंपराओं और मान्यताओं को छोड़ दिया जाए, जैसे अक्सर देखेंगे कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, दहलीज के अंदर ही रह के रहना है, ये वो मेरी शान है ना, इस तरीके का जो दृष्टिकोण है उससे क्या है, उससे बाहर जो इकोनॉमी जनरेट करने का अर्थात जॉब करने की बात होती है वो सब नहीं हो पाता है। इससे इनका कहना है कि अगर ऐसा होता तो 3% वृद्धि दर क्या हो जाएगी, और अधिक हो जाएगी। भारत की जो ग्रोथ राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि हो जाएगी। समझ गए? तो ये किसने दिया था? प्रोफेसर राम राजकृष्ण ने दिया। कब दिया? 1981 में। हिंदू वृद्धि दर कहा गया इसे, किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से कलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप वनडे के दृष्टिकोण से इसे नहीं देखना है और ना ही इसको पढ़ना है उस तरीके से। मैं आपको पढ़ाता भी हूँ ऑफिसर के दृष्टिकोण से। ठीक है, और मैं मानता हूँ कि आप एक बेहतर स्टूडेंट के रूप में हमारे साथ जुड़ के पढ़ते हैं, तो उसी माइंडसेट से पढ़िए, रिलैक्स मोड में। ठीक है, भागने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। सत्य कथन का चुनाव करना है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या पहला स्टेटमेंट सत्य है? लिखा है, सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ 1962 में राकल कार्सन द्वारा लिखी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग से हुआ था। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये बिल्कुल 100% सही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन क्या है कि साइलेंट स्प्रिंग किससे संबंधित है? तो विकास, सतत विकास अर्थात विकास, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय के समेकित विकास से संबंधित है। किसने लिखा है? तो राकल कार्सन ने लिखा है। क्या इस क्वेश्चन को बनाने का रिलेवेंसी है? क्या इसका कोई मतलब महत्व है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगला स्टेटमेंट से इसके महत्व को समझ पाएंगे आप। तो ये रट लीजिएगा, राकल कार्सन ने इस साइलेंट स्प्रिंग लिखा है। अगला देखिएगा स्टेटमेंट, पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक द पॉपुलेशन बम के लेखक पाल इलरिच हैं। अर्थात यह भी पर्यावरण सतत विकास से संबंधित कुछ मैटर को हाईलाइट किया है और इस बुक का नाम है द पॉपुलेशन बम। इस बुक के लेखक पाल इलरिच है, मतलब इरलिच हैं क्या? ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है अन्यथा गलत है। तो यह स्टेटमेंट 101% सही है। और ऊपर वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, इनकी रिलेवेंसी आपको पता चल जाएगा, इसका महत्व आपको समझ में आ जाएगा कि यह किताब द पॉपुलेशन बम, अभी जो आर ओ का पेपर हम लोग प्री दे करके मेंस में बैठ रहे हैं, ठीक है, 2025 में जो प्री हुआ है, उसमें आपको याद होगा कि पूछा था कि द पॉपुलेशन बम
के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, उसमें ऑप्शन में पाल एरलिच था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो फ्रेम किए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन लेवल के हैं। वो तब आप समझ पाएंगे जब उस माइंडसेट से आप पढ़े होंगे, अपीयर हो रहे होंगे या अपीयर हुए होंगे, तो समझ गए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है, सत्य बताना था। थर्ड देख लीजिए, सतत विकास की सबसे अच्छी परिभाषा ब्रंटलैंड रिपोर्ट, माने ब्रंटलैंड जो कमीशन है, आयोग था, ब्रंटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में 1987 में दिया था क्या? बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है, इसे रट लो, घोंट के पी लो आप, कि सतत विकास की सबसे अच्छी परिभाषा जो है ब्रंटलैंड आयोग ने ही अपने रिपोर्ट में, जो उसकी रिपोर्ट का नाम था वो कौन सा था? आवर कॉमन फ्यूचर। ये रिपोर्ट अनगिनत बार पूछी है, तो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 1987, ये डेट सही आपको याद रखना है, इसमें दिया था। इसी में ब्रंटलैंड ने आवर कॉमन फ्यूचर के इसी रिपोर्ट में कहा था कि सतत विकास का तात्पर्य है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें आगामी या भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ओवरकम किए बिना, ठीक है, उनको सीमित या उनकी उपेक्षा किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करना ही सतत विकास है। ठीक है, यह WCED का ने ही 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट जारी किया था। उसमें एक शीर्षक जो था उसका आवर कॉमन फ्यूचर, उसी में सतत विकास की जो परिभाषा मैंने बोला उसी को दिया था। तो इस तरीके से अगर पूछे कि सत्य कथन क्या था, तो 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, और सी में सारे के सारे अच्छे अच्छे फैक्ट इसमें पड़े हुए हैं, जिन्हें हम आपको क्या है मिल कर के रटना है। जो पेपर कराए जाएंगे, अभी ज्योग्राफी का पेपर टेस्ट होने वाला है, ठीक है, तो आप चाहे आज या कल में होगा, तो आप चाहें तो उसे क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। आज और कल में नहीं, आज ही होगा। ठीक है, आज ही होगा, क्योंकि कल रात में 25 क्वेश्चन लिख चुका हूँ, 25 आज लिख दूंगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा, किसका होगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो लेक्चर वर्ल्ड ज्योग्राफी से चैनल पर पढ़े हैं उसे आप अच्छे से रिवाइज कर लो, उससे भी 3-4 सवाल तो आराम से फंस जाएंगे, टेस्ट में भी एग्जाम में भी। निम्नलिखित में से प्रश्न देखिएगा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताओ, पहला सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, बी ऑप्शन में आप जाओ तो देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR दिल्ली के द्वारा, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बात करें, ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जारी किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 1965 में स्थापित, देखो मैं क्वेश्चन में ही इन्फॉर्मेशन को समेटने का प्रयास किया हूँ कि 1965 में स्थापित कृषि मूल्य आयोग CAP, कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP कर दिया गया। ठीक है, यह कब किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे 1965 में CAP मतलब कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया। फिर 1985 में CACP कर दिया गया। 1985 में CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। और यही क्या करती CACP क्या है, पहले ये MSP निर्धारित करती थी, अब कौन करता है? अब MSP निर्धारित करने वाली बॉडी कौन सी है? तो CACP है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, FCI का गठन 1965 में, स्थापना 1965 में हुई थी। उसी समय MSP को डिसाइड करने के लिए कृषि लागत आयोग की स्थापना की गई थी 1965। हालांकि अब वो CACP के रूप में 1985 के तहत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सुमेलित नहीं है। तो पहला देखिएगा क्या सही है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI, इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ, नहीं, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि IFCI
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना क्या 1948 में हुई थी क्या? बिल्कुल 1948 में हुई थी। जैसे पंचवर्षीय योजना आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, कनेक्टिविटी रहती है, और मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप चाहे तो बहुत अच्छे से, मैं माने अच्छे लेवल जो लेक्चर लिया हूँ, बहुत लेवल उनका एकदम बेहतरीन है। तो आप पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान आप जो है ज़रूर कर लीजिएगा, मैं करा रखा हूँ। ठीक है, चैनल पे है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, मतलब इसका बी पार्ट देखिए, पहला सही है, बी देखिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, आईडीबीआई और यूटीआई दोनों ही एक ही सन में बने हैं 1964 में, तो ये सही है। आईडीबीआई और यूटीआई 1964 में बने हैं। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई और यूटीआई भी है जो शेयर मार्केट को देखती है, तो 1964 में बना है, ये भी सही है। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक क्या 1982 में बनी है? ठीक है, तो एग्जिम एग्जिम और कौन? नाबार्ड, नाबार्ड और एग्जिम, नाबार्ड और एग्जिम दोनों ही कब हैं? दोनों ही 1982 में बने हैं। इसका मतलब डी आंसर क्या हो जाएगा? गलत है। डी में क्या लिखा है? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना 1955 में हुई है, यह गलत है। 1955 में किसकी स्थापना हुई मैं बता देता हूँ, आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई। ठीक है, आईसीआईसीआई की 1955 में हुआ है। और अगर देखेंगे तो एलआईसी का कब हुआ है? तो एलआईसी का 1956 में, एलआईसी की स्थापना कब हुई? 1956 में। ठीक है, तो आप देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है कि ताकि ज़्यादा नॉलेज भी आपको हो और बेहतर तरीके से फैक्चुअल भी आपकी जानकारी होनी चाहिए, याद होगा आपको। ठीक है, जो आर का आई थिंक कैंसिल हुआ था पेपर, उसमें क्या है, बैंक के उसमें पूछा था ना कि उसमें पूछा था कौन मिसमैच है कि मैच है, ऐसे कुछ दिया था, उसका आंसर इलाहाबाद बैंक था। ठीक है, तो वो आपको सवाल क्या है 1865, तो वो आपको वो क्वेश्चन बताने का मतलब यही है कि आर ने किस तरीके का सवाल पूछा था, यही पूछा था कि कुछ बैंकों के नाम लिखा था, उनका सन दिया था। जिस तरीके का आयोग पूछता है प्रश्न उसी तरीके से हमने डिजाइन किया है। ठीक है, ये मेरे पास जो लगातार 7 बार आयोग के एग्ज़ाम आर और पीसीएस के प्री करने का जो छोटा सा अनुभव है मेरे पास, उन्हीं अनुभव के आधार पर ही मैं आपके लिए, ठीक है, ये मेहनत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिएगा, ये कह रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन सा असुमेलित युग्म है, अर्थात 3 सुमेलित हैं, 1 असुमेलित। पहले देखते हैं, नरसिम्हन समिति 1991 में जो बनी है वह क्या वित्तीय क्षेत्र के सुधार संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति बिल्कुल वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है, ऐसे सवाल इकोनॉमिक्स बहुत आते हैं। तारापोर समिति जो 1997 में बनी है, ठीक है, क्या वो रुपए की पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो बिल्कुल 100% उससे ही संबंधित है। मालेगांव समिति 2008 में जो बनी है वह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, क्या यह सही है? तो बिल्कुल ये सही है। ठीक, तो इसकी डेट भी आपको रटनी है और किससे संबंधित ये भी रटना है। अब देखिए महाजन समिति, इसका मतलब ये क्या है, असुमेलित है। महाजन समिति 1997 में बनी है, ये तो बिल्कुल सही है। हथकरघा से है, ये बात गलत है। हथकरघा से कौन सी समिति है? तो हथकरघा से समिति जो है वो कौन सी है? मीरा सेठ समिति है। कौन सी है? मीरा सेठ समिति। हमने तो पूरी समितियां ट्रिक बना करके रट लिया है। जैसे क्या है, अगर महिलाओं को सेठ बनाना है तो क्या है, बड़ी इंडस्ट्री छोड़ करके क्या है, उनके लिए हथकरघा क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दो तो मीरा सेठ बन जाएंगी। तो ऐसे मैंने हर चीज़ को लिंक करके रटा है, इसलिए मुझे एकदम रटा है। जैसे मैंने यहाँ रखा है तारापुर समिति को, क्या है, तो मैं कहता हूँ कि मेरा नाम भी जैसे तारा है, तो मैं बोलता हूँ कि तारा अगर संपर्क में है तो परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात है, परिवर्तन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने याद कर लिया कि परिवर्तनीयता से है। तो अब वहाँ मेंस तो लिखना नहीं है, प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही ऑप्शन आपको दिखेगा आपका दिमाग तुरंत राइमिंग क्लिक कर जाएगा, और नहीं करेगा तो आपको दिमाग कहेगा कि ये मैच नहीं कर रहा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इस तरीके से समझ गए। तो मालेगाम को मैंने याद किया है, जैसे कि मतलब माल का संदर्भ क्या होता है, धन दौलत है, तो वो कहाँ जाएगा? बैंकिंग सुधार आप अच्छी करोगे तभी आपका माल बचा रहेगा, नहीं तो सब क्या है,
ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एनपीए से संबंधित है ये। तो ऐसे करके याद किया हूँ। अब महाजन को मैंने देखो अब बिना मैं देखे बता रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि मैंने उस तरीके की मेहनत की है। महाजन जो कहते नहीं है, अब आप अगर थोड़ा सोचे, पहले पहले एक सामान्य घर पे आप जाओ तो पानी किससे पिलाते थे? भैया कहते थे गुड़ पानी करेंगे, गुड़ गुड़ पानी लाते थे, माने गुड़ लाते थे। लेकिन अगर किसी कहते थे कि थोड़ा बड़े आदमी के घर जाओ, महाजन के घर जाओ, तो क्या मिलता था उनके घर पानी पीने के लिए? चीनी मिलती थी, सफ़ेद सफ़ेद, देख के उसका एक अलग ही स्वैग था, है ना। तो चीनी से, तो अब महाजन समिति किससे हो गई? महाजन के घर में चीनी से पानी पीने को मिलता है, तो चीनी से। मैं जितनी ऐसे 20-22 जो है समितियां हैं, मैं उस 20-22 समितियों में A to Z मैंने एकदम रटा है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो चाहे जब पूछो मैं बता सकता हूँ। आप भी मेहनत करिए, जब ठान लेंगे तो आप बेहतर कर जाएंगे। और अगर यूनिक क्लासेस से जुड़े हैं तो यूनिक क्लासेस हमेशा आपको यही कहता है कि विकल्प मत लो। सक्सेस ज़िंदगी में आपके पैरों में आएगी अगर आपने विकल्प नहीं लिया तो। विकल्प लिया तो ढीले पड़ेंगे, टालेंगे काम, कमज़ोर पड़ेंगे और सक्सेस नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें भी पूछ रहा आपसे असुमेलित युग्म, माने 3 सुमेलित है और 1 असुमेलित। पहला देखिएगा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये घोंट के पीलू बहुत ही आते हैं ये सब सवाल। देखो आर ओ यारो में संस्थाएं, आर ओ यारो पीसीएस दोनों में ही क्या है, संस्थाएं बहुत आता है। चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित आए, चाहे वो इकोनॉमी से संबंधित आए, चाहे वो, ठीक है, चाहे वो पर्यावरण से उससे संबंधित आए, किसी अन्य से संबंधित आ जाए, साइंस से रिलेटेड, लेकिन संस्थाएं अपने सिलेबस में हैं दोनों में। तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। कैसे इसे याद कर सकते हैं कि हैदराबाद की क्या है, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा लोग बिरयानी के लिए, ठीक है, बिरयानी के लिए। तो बिरयानी क्या है, सामान्यतः बिरयानी का संदर्भ किससे लिया जाता है? मांस से ही संबंधित, मतलब नॉनवेज से ही संबंधित आता है। तो आप ये कह लो मत्स्य की बिरयानी लोग खाने कहाँ जाते हैं? हैदराबाद। कहाँ जाते हैं? हैदराबाद। तो याद हो जाएगा, मेहनती होंगे तो आप कर ले जाएंगे। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण की प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है? तो पुणे में है, बिल्कुल पुणे में है, सही बात है। ठीक है, अंगूर कर्नाटक महाराष्ट्र इधर ही तो होता है। भारतीय तंबाकू बोर्ड क्या गुंटूर आंध्र प्रदेश में है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। याद होगा गांव में क्या है, हुक्का पीते हैं, तंबाकू पीते हैं ना, तो गुटुर 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 आवाज़ आती है। तो आप याद कर लो को गुटुर गुटुर करेंगे माने तंबाकू बोर्ड ही होगा, चाहे जहाँ भी होगा। तो आंध्र प्रदेश में है, रट जाएगा। भारतीय रबर बोर्ड, भारतीय रबर बोर्ड, इसमें असुमेलित पूछा है, 3 असुमेलित हो गए, तो भारतीय रबर बोर्ड असुमेलित है। यह कोच्चि में न होकर के कहाँ पर है? यह कोच्चि में न होकर के कहाँ पर है? कोट्टायम में है। कहाँ पर है? कोट्टायम केरल में है, कोट्टायम केरल में है। तो इसे हम आपको मिलके रटना चाहिए। चाय बोर्ड कहाँ है? कलकत्ता में। और जूट बोर्ड कहाँ है? कलकत्ता में। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। सब रट के रख जाइएगा, एकदम घोंट के जाइएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हुए सही विकल्प बताना है। तो क्या सिंगरौली, सिंगरौली मतलब ये कह रहा है कि सिंगरौली है कहाँ? तो सिंगरौली किसके लिए जाना जाता है? तो सिंगरौली आपका कोयले के लिए जाना जाता है। कजराहट या कजरहट, कजराहट या कजरहट भी हो, कहते हैं कजरहट, ये भी ऑप्शन में रह सकता है। तो कजराहट या कजरहट किसके लिए जाना जाता है? तो यह सीमेंट के लिए जाना जाता है। कहाँ पर है ये? सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र में है। कोयली कहाँ है? कोयली, कोयली गुजरात में है। और कोयली गुजरात में है, वो किसके लिए जाना जाता है? ऑयल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। तो कोयली कहाँ पर है? गुजरात में, ये भी जानते रहिएगा। कोयली कहाँ है? गुजरात में। आनंद, आनंद कह लीजिए या आनंद, तो आनंद ही आप, आनंद भी आए तो भी, तो आनंद भी कहते हैं इसको। तो आनंद या आनंद किसके लिए जाना जाता है? तो गुजरात में दूध के लिए। तो आनंद कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, जहाँ पर आप देखेंगे अमूल का बेसिक प्लांट है। ठीक है, तो ये क्या है? सहकारी, भारत का सबसे बड़ा सहकारी मिल्क कॉरपोरेशन वही तो है, आनंद में ही। तो ये है दूध। या ऑपरेशन फ्लड जब आप पढ़ेंगे तो भी आनंद का जिक्र आएगा, क्योंकि वहीं पर क्या है, गवर्नमेंट ने उसी प्लांट को लगाने के लिए पहला प्लांट वहीं पर
एस्टेब्लिश किया था, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया था ताकि ऑपरेशन फ्लड को गति दिया जा सके। तो समझ गए। तो सिंगरौली किसके लिए दिया जाना था? कोयला के लिए। कजराहट किसके लिए? सीमेंट के लिए। कोयली गुजरात में है, आयल के लिए। आनंद गुजरात का है, दूध के लिए। वैसे गुजरात का जो अंकलेश्वर वाला क्षेत्र है, कौन सा? अंकलेश्वर, मैं तो 6-7 बार गया हूँ, ठीक है। तो गुजरात अंकलेश्वर की बात, आप जाएंगे उधर देखेंगे तो माने जीआईडीसी में बहुत बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है भाई वो। और अंकलेश्वर में जाएंगे तो इतना गंध आती है, इतना गंध आती है, क्योंकि इतनी रिफाइनरी, इतनी प्लांट हैं, पूछो मत, ठीक है। तो वहाँ ऑयल के बहुत प्लांट हैं। तो इससे मैं बता दे रहा हूँ कोयली गुजरात, थोड़ा सा दिमाग में याद रहे लंबे समय तक बस। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। सत्यम, सत्यम समिति संबंधित है। मैंने कहा ना मैं सारी समितियाँ रटा हूँ, अभी बताऊँगा इसको कैसे रटा हूँ। तो ये किससे संबंधित है? सत्यम समिति। तो मैंने याद किया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम शिवम सुंदरम नाम का क्या है? मैं वस्त्र पहनूंगा अपनी संस्कृति के लिए। अपनी संस्कृति के लिए क्या है? कैसा वस्त्र पहनूंगा? सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ। तो इस तरीके से किससे संबंधित हो जाएगा? वस्त्र से संबंधित है। किससे है? वस्त्र नीति से संबंधित कौन सी है? सत्यम समिति है। तो याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 देखिएगा, ये कह रहा है निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट। देखो, जीरो बजट है, वुमेन बजट है, परफॉर्मेंस बजट है, डेफिसिट बजट है, हीनता जन्य बजट है, ठीक है। तो इस तरीके के बजट के जो प्रकार हैं वो वहाँ से भी सवाल आते हैं। तो एक इसमें से बजट है, आपसे पूछ रहा है परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा कहाँ से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस बजट कहाँ से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। क्या है ये मैं बता दूं, ये ऐसा बजट है, ठीक है, ये ऐसा बजट है जिस बजट में क्या है, सरकार यह बताती है कि मैं किस योजना के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ और उसकी क्या प्रगति है, उसका क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको भी बताती है। कितना खर्च किया, किस लिए खर्च किया, उसका कितना आउटकम है, ठीक है। इस तरीके का इसे कहते हैं परफॉर्मेंस बजट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इसमें कह रहा है आपसे निम्नांकित वित्त, ये बहुत अच्छे सवाल हैं। माने जो भी सवाल देखो, पूरी किताब में से मैं टॉप 100 छाट के अगर बना रहा हूँ क्वेश्चन, टॉप 100+, ठीक है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि किस स्तर के होंगे। और अगर आप तैयारी करने वाले होंगे और प्री क्वालिफाई एक आध बार होंगे या अच्छे सपीयर होंगे ना, तो दिल खुश हो जाएगा आपका लेवल। वित्त आयोग के अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के अनुसार, टर्म के अनुसार जो है आपको बताना है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि पहले, अच्छा आप बताओ पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, अब कब थे, ठीक है। बहरहाल आगे आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि NPK साल्वे, सी रंगराजन, KC पंत और AM खुसरो, अमीर खुसरो नहीं भाई, AM खुसरो, तो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। इनके क्रम के अनुसार लगाना है, आपको रटना होगा कि जैसे मैंने याद लिखा है कि 10 बस पंत, 10 बस पंत, तो इसका मतलब 10वें नंबर पे कौन हो जाएंगे? 10वें नंबर पर पंत है। उसके बाद क्या है? उसके बाद मैंने याद किया है खुश रहो रंगराजन किलकारी रेड्डी है। तो खुश रहो रंगराजन, तो 10 के बाद कौन आ जाएगा? खुश रहो से खुसरो, खुश रहो रंगराजन, तो ये 11 हो गए और ये 12 हो गए। खुश रहो रंगराजन किलकारी, तो किलकारी से क्या हो जाएंगे? केलकर, ये कौन से हो जाएंगे? 13वें। किलकारी रेड्डी है, तो रेड्डी से क्या हो जाएगा? 14वें नंबर के कौन होंगे? 14वें नंबर के रेड्डी साहब होंगे, ठीक है। और 15वें आप जानते हैं NK सिंह हैं। 16वें आप वित्त आयोग के अध्यक्ष, करंट अफेयर्स में याद ही होगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 10 से मैंने इधर याद कर रखा है, तो 10 के ऊपर कौन है? एक हमने याद कर लिया कि साल्वे 9 नंबर के हैं। साल्वे कौन से नंबर के? 9। तो अब इससे क्या है, क्रोनोलॉजी कभी इधर उधर भी आएगा और आता ही आता है। आयोग के स्तर के पेपर में आप देखेंगे बहुत बार आता है, ठीक है। तो हमने याद कर लिया कि 10 बस पंत से शुरू करना है, क्या?
खुश रहो राजन, खुश रहो राजन किलकारी रेड्डी है। और एन.के. सिंह 16वें नंबर के तो आप जानते ही हैं, करंट अफेयर्स में चर्चा में। तो 10वें के ऊपर 9वें हो जाएंगे सालवे। ठीक, तो ये अब आप लगा लेंगे। अब इसमें मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा। इसका क्या है, 9 नंबर के हैं, ये कौन से हैं, 11 नंबर के हैं, ये कौन से हैं, 10 नंबर के थे, ये कौन से थे, ठीक है, 9 नंबर के नहीं। खुश रहो रंगराजन कहाँ चला गया, मिटाना पड़ेगा यार ये, बस लिख देता हूँ, ठीक है। तो बस पंत खुश रहो ये 11 आ जाएंगे, रंगराजन 12, केलकर 13, रेड्डी 14, एन.के. सिंह 15, 16वें आप जानते हैं। तो ये आप याद करेंगे। आगे देखिएगा 12 नंबर। तो बहुत अच्छे सवाल अरेंज किया हूँ, आप उन्हें इन्फॉर्मेशन के साथ साथ लेवल भी आपको अच्छा देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्रेम किया हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में 1938 में सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन, किसके निर्देशन में, सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में क्या नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, किंतु इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो 3 इन्फॉर्मेशन तो यहीं पर है जो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आती है, इकोनॉमिक्स में भी आता है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में क्या बनाया गया, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। हालांकि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन में 3 इन्फॉर्मेशन दिया और एक पूछ लिया, तो आपके पास टोटल क्या है, 4 इन्फॉर्मेशन हो गई और बेहतरीन लेवल की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। यहाँ पर इसका मतलब 3 सुमेलित है और 1 असुमेलित है। ये सवाल भाई बहुत ही आता है ये, ठीक है। इसको कुल मिला के बस रटना है, चाहे जैसे रट लो। गांधीवादी योजना 1944 में आई थी, जो वह किसने प्रारंभ किया, इस योजना को कौन लाया था, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो बिल्कुल सही है, 1944 में गांधीयन योजना जो आई थी उसके प्रणेता कौन है, श्रीमन नारायण अग्रवाल है। पीपल्स प्लान 1945 में है, इसे एम.एन. राय ने दिया था, बिल्कुल सही है, एम.एन. राय ने दिया था। कब दिया, 1945 में। चाहे आपसे सन के संदर्भ में पूछ सकता है, मैच दी फॉलोइंग या मिसमैच, या फिर नाम के आधार पर, या क्रोनोलॉजी लगाने को आ सकता है। यही क्वेश्चन 3 बनते हैं और बने हैं कई बार। आगे देखिएगा सी नंबर देखिएगा, कह रहा है रोलिंग प्लान जो 1978 से 80 में, जो 1978 से 80 में जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ना, जो 79 में ख़त्म होनी थी लेकिन पहले ही ख़त्म हो गई, तो 78 से 80 के में क्या है, जनता सरकार ने क्या है, रोलिंग प्लान लाया। पंचवर्षीय योजना ख़त्म करके रोलिंग प्लान लाया। तो वो रोलिंग प्लान 1978 से 80, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ है। लेकिन क्या ये सैमुअल्सन ने दिया था, तो ये सैमुअल्सन ने नहीं दिया था, गुरनार मेरेडल ने। किसकी है ये, गुरनार मेरेडल, किसकी, गुरनार मेरेडल। ठीक, डी ऑप्शन देखिए, तो इस तरीके से असुमेलित सी है। डी क्या है, सर्वोदय योजना कब आई, 1950 में। किसने इसे प्रतिपादित किया था, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने, बहुत आता है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको, टेस्ट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारे नोट्स पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे जा रहे हैं। इसका भी हाईलाइटेड जो पीडीएफ है, ठीक है, जो हाईलाइटेड पीडीएफ है वो भी किस पे जा रहा है, टेलीग्राम पर आपको दे दिया जा रहा है। जैसे 2 टेस्ट का, इसका भी टेस्ट का दे चुका हूँ, बहरहाल रिकॉर्ड तो अभी बाद में कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर लेकर के आप इसे, हाईलाइटेड पीडीएफ है तो रट डालिएगा। किस पंचवर्षीय योजना, क्या लिखिए, किस पंचवर्षीय योजना का विकासात्मक प्रयासों के लिए मानव विकास को मान्यता दी गई। माने किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास पर बल दिया गया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह कौन सी योजना थी जिसमें मानव विकास पर बल दिया गया, तो यह छठी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी, नहीं सॉरी यार, छठी नहीं, सॉरी, आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें क्या है, मानव विकास पर बल दिया गया था। घूंट के बिल्कुल पी लो। 12वीं पंचवर्षीय योजना में समपोषणी विकास की बात कही गई थी। किसकी, समपोषणी विकास की बात कही गई थी। ठीक, आगे देखिएगा क्वेश्चन, देखो ये पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में बार बार कह रहा हूँ, सवाल इससे बनते हैं। तो 5 ईयर जो प्लान है वो बहुत अच्छे लेवल का मैं जो है लेक्चर ले रखा हूँ। आप जा कर के पंचवर्षीय योजना का वीडियो देख लीजिए, अगर अच्छे लेवल का पेपर में अपीयर हो रहे हैं जैसा कि यहाँ पढ़ रहे हैं, नहीं तो बाकी वनडे के लिए मैं कहूँगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15
15 देखिए कि योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है वह प्रकाशन विभाग के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रकाशन विभाग के द्वारा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट लो। यह कब शुरू किया गया था? यह है 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में। कब है? 1975 में। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि देखो बेहतरीन सवाल है ये, निम्नलिखित में से आरबीआई के द्वारा जो साख नियंत्रण हेतु मात्रात्मक या क्वालिटेटिव, नहीं क्वांटिटेटिव तो गुणात्मक हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि परिमाणात्मक या मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव जो उपकरण है उसमें से कौन सा नहीं है। माने साख नियंत्रण का जो इसका क्वांटिटेटिव मेथड है, एक टूल है आरबीआई का गवर्न करने का, साख नियंत्रण करने का, उसमें से कौन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें से तीन क्या है? मात्रात्मक या परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव उपकरण ही हैं साख नियंत्रण के, लेकिन इसमें से एक ऐसा नहीं। इसका मतलब वो क्या होगा? वह क्वांटिटेटिव की जगह क्वालिटेटिव होगा, माने गुणात्मक उपकरण होगा। तो देखो बैंक दर क्या है? यह क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। और न्यूनतम सीमा ये अस्थाई सुविधा दर, ठीक है, एसएलआर, ठीक है, स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेट जो है वो क्या है? यह भी परिमाणात्मक है। अब आप फंसेंगे यहाँ पर न्यूनतम सीमा निर्धारण और खुले बाजार की प्रक्रिया। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको रटा दे रहा हूँ, रट लो, घूंट के पी लो। तो वह परिमाणात्मक में एक ये याद रख लो कि ओपन मार्केट जो टूल है आरबीआई, यह भी इसका परिमाणात्मक ही है, ना कि गुणात्मक है। तो इसमें बचा गुणात्मक कौन सा है? तो इसका न्यूनतम सीमा का निर्धारण, ठीक है, जिसे हम राशनिंग कर देते हैं, जैसे गवर्नमेंट जैसे बैंकों को क्या कर देती है आरबीआई, वो निर्धारित कर देती है कि आपको इतना ही लोन दिया जा सकता है, 100 रुपये का इतना % ही दिया जा सकता है, इतने ही रुपए दिए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो क्या है? वह उसकी गुणात्मक है। तो इस तरीके से जितने भी, देखो अब मैं बता देता हूँ सरसरी नज़र में, 2 तरीके से यह साख का नियंत्रण करता है, माने पैसे का मार्केट से आरबीआई नियंत्रण 2 तरीके से करता है। उसमें से एक तरीका इसका क्वालिटेटिव है, नहीं पहले आप लिखो क्वांटिटेटिव, और दूसरा क्या है इसका? क्वालिटेटिव, गुणात्मक। और जो क्वांटिटेटिव है उसमें से एक ओपन मार्केट टूल आपको रटना है, बाकी सब आप जानते हैं, जैसे आरआर है, रिवर्स रेपो रेट, और रेपो रेट माने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर स्टैंडिंग, एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, एसएलआर है, ठीक है, स्टैंड मतलब एसएलआर ये जो स्टैंडर्ड क्या है? अस्थाई सुविधा दर है। माने जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब किस में आ जाएगा? बैंक रेट, ये सब किस में आ जाएंगे? सब क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। लेकिन जो क्वालिटेटिव है उसमें राशनिंग हो जाती है, लिमिट लगा देता है या डायरेक्ट एक्शन कर देता है आरबीआई, वो सब इसमें आते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छे लेवल सवाल है, वो बहुत आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फिलिप वक्र के संदर्भ में असत्य बताना है, सत्य नहीं असत्य। क्या फिलिप वक्र मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर से संबंधित है? माने मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर से संबंधित है क्या? तो बिल्कुल सही है, उससे संबंधित है। ठीक है, स्फीति दर एवं बेरोजगारी में क्या व्युत्पन्न संबंध है? तो बिल्कुल है। आप देखेंगे तो स्फीति जो दर है, ठीक है, वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेरोजगारी के। वह क्या होता है? यूनिवर्सली होती है बेरोजगारी के। ठीक है, इसके तहत तो ये आप समझ लो फिलिप वक्र किससे संबंधित है। बहुत ज़्यादा वक्र से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं, चाहे लारेंज वक्र हो, कोफिशिएंट गुणांक हो, लाफर वक्र हो, ठीक है, ये सब आते रहते हैं इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, किस वर्ग पर मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? इसका मतलब मुद्रास्फीति माने महंगाई, इन्फ्लेशन, महंगाई का किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये सिंपल बताना है।
कृषक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उत्पादक पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। रेडी पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इन सब पर क्या पड़ता है? इन सब पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस पर क्या होता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट। इस पर क्या होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन जो सार्वजनिक बचत है, माने गवर्नमेंट का जो बचत होती है, वो क्या है? महंगाई बढ़ जाने से वो क्या हो जाती है? कम होने लगती है। तो इस तरीके से सार्वजनिक बचत पर क्या है? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि महंगाई बढ़ने से क्या है? कृषकों को इसीलिए लाभ होता है क्योंकि अब उनका सामान क्या है? अब उनका सामान महंगाई बढ़ने से क्या है? डिमांड हाई जो हो जाती है, तो और उनका सामान क्या है? जो 1 रुपये किलो 2-3 रुपये किलो कोई सामान मिल रहा था, तो अब वो क्या है? 5 रुपये किलो मिलेगा। तो इनका डिमांड बढ़ जाता है, इनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसीलिए इन पर पॉजिटिव होगा। ऐसे उत्पादक का भी सामान ज़्यादा बिकेगा, महंगा में बिकेगा, तो इनको फ़ायदा होगा। जबकि लागत तो कम लागत में बनाए थे, लेकिन महंगाई की वजह से ज़्यादा इनको कीमत मिल रही, तो इन पर लाभ पॉजिटिव पड़ेगा। और इस पर क्या होगा? नकारात्मक। बचत पर नकारात्मक। आपकी भी बचत पर क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि खर्च भी उस ज़्यादा होगा, इसलिए बचत कम हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये कह रहा है कि दाशमिक पद्धति माने दशमलव पद्धति भारतीय अर्थव्यवस्था में कब प्रणाली में प्रारंभ किया गया? तो 1957 में। भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? 1957 में। 21 नंबर देखिएगा, कह रहा है किसमें इसमें से सत्य कथन का चुनाव करिए। किसका? सत्य कथन का चुनाव करिए। तो पहला देखिए कि क्या सेबी अधिनियम 1988 में आया था क्या? तो बिल्कुल 100% सही है। सेबी एक बॉडी है जो क्या करती है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। कब आई थी? 1988 में। बिल्कुल घोंट के पी लो। इरडा इरडा बीमा कंपनियों का इरडा बीमा कंपनियों का नियमन रेगुलेशन करती है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बताना था? यहाँ पर बताना है आपको सत्य नहीं, असत्य बताना है। क्या बताना है? असत्य। तब ये सही होगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि सत्य कथन अगर पूछते तो क्या हो जाएगा? सत्य। देखो, जो टेस्ट में हुआ था वो मैं बता दिया आपको। जो टेस्ट में एरर विकल्प साथ एरर हुआ था वो यहाँ पर असत्य कर दिया। अगर देखो सत्य पूछ रहा है तो दोनों सत्य हैं, 1 और 2 दोनों सत्य हैं ये। लेकिन हमें टेस्ट में हमने डी ऑप्शन केवल ए ऑप्शन दिया था, इसका मतलब वहाँ पर क्या होना चाहिए था? असत्य होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि सत्य के हिसाब से क्या है? सेबी 88 में बिल्कुल सही है। इरडा बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने वाली संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी आंसर सही है। 22 नंबर सवाल देखिए, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। क्या बताना है? नहीं है। तो 3 सुमेलित हैं। अब देखो, FTSE क्या यह लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है? तो बिल्कुल लंदन का स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? FTSE। जैसे अपने यहाँ का निफ्टी है, सेंसेक्स। डो जोन्स, तो ये सही है। डो जोन्स क्या न्यूयॉर्क का सेंसेक्स है, मार्केट है? बिल्कुल सही है। नास्डाक एना बीना नास्डाक, ये सब क्या है बताइए? एना बीना नास्डाक एक फर्म है। हाँ, एना बीना नास्डाक, एना बीना नास्डाक क्या है बताइए? साइंस के। तो नास्डाक क्या यूएसए का है? तो बिल्कुल यूएसए का है, ठीक। कोस्पी, इसका मतलब 3 सुमेलित हो गए तो 1 असुमेलित है। तो कोस्पी किसका है बताओ? कोस्पी किसका है? सियोल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। और सियोल किसकी राजधानी है? साउथ कोरिया की। और सिंगापुर की क्या है? STI है, STI। इसके इंडेक्स का मतलब इसके शेयर मार्केट का नाम है STI, ठीक है। तो मतलब शेयर मार्केट से भी संबंधित पेपर में आता है, तो इसे हम लोगों को क्या है? रटना है। आप जो है टेलीग्राम पर जुड़ करके उसको एक एक लाइन लेकर के उसको रट डालिए, ठीक है। PDF लेके एक एक लाइन रट डालिए। 23 नंबर सवाल देखिए, ये क्या है? ये पूछ रहा है आपसे कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? समन्वित बाल विकास योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलग से इंडिविजुअल ये सारी योजनाएं पूछी जाती हैं। तो समन्वित बाल विकास योजना 1976 बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया था, बिल्कुल राइट है। स्वावलंबन योजना 2008 में न आकर के 2010 में आई थी, 2010
2010 में आई थी। इकोनॉमिक्स में आप याद रखना, जो 1900 के आसपास की हैं, मतलब 1900 से 2000 के बीच की जो संस्थाएं हैं या जो कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, उसे रटना होगा। 24 नंबर देख लीजिएगा इसमें कि 24 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए, क्या सर्व शिक्षा अभियान 2002 को आया था? तो नहीं, 2002 को नहीं, 2001 को। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 को। अब सही है, इसका मतलब इसका विकल्प तो यही गड़बड़ था। तो अब अन्य को रट लीजिए कि साक्षर भारत मिशन क्या 2009 का आया? तो बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? तो 1987, 100% सही है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया? 1988 को। एकदम घोट के पी लो, सर्व शिक्षा अभियान 2001 को आया था। बाकी ये सब आपको रटना है। ठीक है, एक बार में नहीं रटेगा, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो रट ही जाएगा, और अगर निकालना है तो रटना ही होगा। कितने लोग तो प्री निकाल करके देख रहा हूँ आज, जो है मेंस होगा कि नहीं होगा या क्या करें, मतलब ऊहापोह में, उटक पटक में है। अरे क्यों रे भाई, जब हम ठान लिए तो हमें विकल्प लेना ही नहीं है। हमारा प्री निकला है, हमें दुनिया से क्या लेना देना, हमें बस रगड़ के पढ़ना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीज अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, यह अधिनियम कब पारित किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो सीज अधिनियम बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, इसे घोट के पी लो। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, भारत में सबसे पहले जो सीज, ठीक है, जो सबसे पहले भारत में सीज नीति आई थी, अधिनियम, एक्ट नहीं, सीज पॉलिसी, वो कब आई थी? 2000 में। कब आई थी? 2000 में। अब फिर यही सीज पॉलिसी को क्या है, ज़रूरत पड़ी एक्ट बनाने की, तो सीज एक्ट आया। सीज एक्ट आया 2005 में। कब आया? 2005 में। फिर यही सीज जब एक्ट पारित हो गया, तब यह लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? तो यह 2006 में। कब लागू हुआ? 2006 में। इस तरीके से आप रटे रहोगे, तब आप प्री मेंस माने बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप रट लो, सारे सवाल एक जगह बता दिया हूँ, एकदम घूंट के पी लेना, तो आंसर कर ले जाएंगे। आगे देखिएगा, 26 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन बताना है? क्या बताना है? असत्य, सत्य नहीं, असत्य कथन। तो पहला देखते हैं कि असत्य है कि सत्य है। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण केंद्र, एशिया का प्रथम निर्यात, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीजेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ईपीजेड, एक्सपोर्ट, ठीक है, प्रोसेसिंग जोन, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एशिया का पहला। क्या कांडला में बना था क्या? तो बिल्कुल कांडला में बना था। क्या 1965 में बना था? बिल्कुल 1965 में बना था। तो इसमें असत्य पूछा है, जबकि यह स्टेटमेंट सत्य लिखा है। आगे देखिएगा, भारतवर्ष में सेज नीति क्या 2000 में बनाई गई थी? अभी बताया कि नीति आई 2000 में, एक्ट आया 2005 में, सेज एक्ट, और लागू कब हुआ? 2006 में। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इसमें पूछा है असत्य, तो कौन सा असत्य होगा? इसमें से कोई नहीं असत्य है, बाकी अर्थात सभी सत्य हैं। 27 नंबर सवाल देखिएगा, कौन सा असुमेलित है, माने सुमेलित नहीं है? तो 3 सुमेलित हैं, 1 असुमेलित है, उसे भी सही करके रटेंगे। IBRD, IDA, IFC और मीगा, ICSID, ये सब क्या हैं आप बताओ? यही पांचों संस्थाएं, जितना मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं पांचों संस्थाओं को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है आज? इसे कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। क्या कहती हैं? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की जो मूल संस्था है इसमें से वो कौन सी है? IBRD है। क्या है? IBRD है। ठीक है, तो IBRD जो मूल संस्था है वह कब बनी थी? 1944 में। बिल्कुल सही है। और इन पांचों संस्थाओं को आज सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक के रूप में जानते हैं। तो पांचों वर्ल्ड बैंक की जो बॉडी है उनका डेट, आपको समय एकदम रटा होना चाहिए, कौन क्या काम करता है, एकदम घोंट के इसको पीना पड़ेगा। IBRD जो है रिकन्स्ट्रक्शन पर बल देती है, लोन देती है रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। वर्ल्ड वार जब सेकेंड हुआ था तो फिर से रीबिल्ड करने के लिए दुनिया को, खास करके यूरोप को, यह व्यवस्था बनाई गई थी। तो IBRD 1944 में सुमेलित है। बिल्कुल सही है। IDA 1960 में इसमें लिखा है, 1966 में लिखा है, तो यह बिल्कुल गलत है। 1966 में नहीं, यह सही होगा 1960 में। IDA क्या है? 1960 में। सबसे उदार अगर विश्व में कोई लोन देने वाली संस्था है तो कौन सी है? IDA है। कौन सी है? IDA है।
कब बनी थी? 1960 में। क्या है ये? वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है। आईएफसी क्या है? आईएफसी बिल्कुल सुमेलित है, 1956 में बनी थी जब एलआईसी बनी थी। मीगा, मीगा 1988 में, मीगा 1988 में बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि आईसीएसआईडी जो इसकी 5वीं संस्था है वर्ल्ड बैंक की, यह कब बनी थी? अगर आप बेहतर पढ़ रहे हैं या उम्मीद आपसे करूं बेहतर की, तो आप इसे ज़रूर कमेंट करेंगे कि आईसीएसआईडी जो इसकी 5वीं संस्था है उसका गठन कब हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। तो भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह 2003 में। प्रतिस्पर्धा आयोग कब गठित किया गया? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ठीक है, तो यूनिक क्लासेस के टेस्ट जो भी हो रहे हैं वो बेहतरीन होंगे, चाहे वो प्री के हों चाहे वो मेंस का कंटेंट। ठीक है, जो बोला गया है वो पूरा होगा। 29 की बात करें, वो भी क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ किए बिना अपने स्टेटमेंट को पूरा किया जाएगा। यही यूनिक क्लासेस की यूनिकनेस है, इसी के लिए तो इतनी मेहनत करते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है आपको। क्या बताना है? ये सत्य। चलिए मिलकर ढूंढते हैं। चारों में अगर 3 सत्य हैं तो उनको रट लेंगे और जो असत्य है उसको सही करके उसको भी रट लेंगे। ठीक है, पहला देखिएगा, वारेन थॉमसन और फ्रैंक डब्ल्यू नोटिस्टीन क्या जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत से संबंधित है? अपने सिलेबस में देखो जनसांख्यिकी है तो उससे हमेशा सवाल आते ही रहते हैं, और इस बार भी आर में भी आया था, आपने देखा होगा। माल्थस का सिद्धांत उसमें दिया था। ठीक है, इस तरीके के सवाल उसमें एक आया हुआ है। इस बार के भी जो 2025 में आर हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रटना है, यहाँ पर समझना है। तो पहला देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि वारेन थॉमसन और फ्रैंक डब्ल्यू नोटिस्टीन ने क्या जनसांख्यिकी संक्रमण से सिद्धांत प्रतिपादित करने से संबंधित है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले वारेन थॉमसन ने ही जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत दिया था। उसे और पुख्ता किसने किया था? तो डब्ल्यू नोटिस्टीन ने किया था। तो दोनों लोग उससे संबंधित हो गए। माल्थस के अनुसार, बी देखिए, माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या क्या है? अंकगणितीय, जबकि वहाँ का जो खाद्य उत्पादन या उत्पादन होता है वह ज्यामितीय क्रम में बढ़ता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या क्या है? जनसंख्या ज्यामितीय बढ़ती है। किसी देश की जनसंख्या क्या है? ज्यामितीय में बढ़ती है, और वहाँ का उत्पादन क्या है? अंकगणितीय बढ़ता है। इसीलिए क्या है? इसीलिए भूखमरी, महामारी और युद्ध जैसी स्थिति आती है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी में प्रॉब्लम होता है। जैसे ये मैं आपको हाईलाइटेड पीडीएफ में भी बाकायदा लिख के दिया हूँ, आप टेंशन मत लेना। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके उसे पीडीएफ लेकर के रट डालो। तो अंकगणितीय में जैसे क्या है? जैसे आपके देश का खाद्यान्न का उत्पादन जैसे होगा, 1 टन हो रहा है तो 2 टन होगा, 3 टन होगा, 4 टन होगा, या 2 टन होगा फिर 4 टन होगा, फिर 6 टन होगा, फिर 8 टन, ऐसे ऐसे बढ़ सकता है। माने अंकगणितीय में बढ़ता है। जबकि जनसंख्या क्या है? ऐसे नहीं बढ़ती। जनसंख्या क्या है? आज 1 है तो कल 2 होगी, कल क्या होगी? 4 होगी, कल क्या होगी? 4 से 8 हो जाएगी, कल क्या होगी? 16 हो जाएगी, है ना? तो इस तरीके से क्या है? मल्टीपल स्क्वायर में बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है। ठीक, तो उसे कहते हैं जनसंख्या ज्यामितीय बढ़ती है, जबकि उत्पादन अंकगणितीय। तो भाई जनसंख्या जहाँ 16 गुना हो जाएगी वहाँ उत्पादन 8 ही रह जाएगा, तो दोनों में सस्टेनेबिलिटी की समस्या होगी। तो ऑप्शन इसमें पूछा था असत्य ना? क्या पूछा था? असत्य। यहाँ देखो असत्य। तो इस तरीके से ये बी ऑप्शन क्या है आपका? असत्य है। और सत्य कैसे कर लेंगे? कि जनसंख्या ज्यामितीय बढ़ती है और उत्पादन अंकगणितीय बढ़ता है, यह माल्थस के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए, ये सही है स्टेटमेंट। अब रट लीजिए कि जनगणना वर्ष 1961 से 71 की अवधि में जनगणना वर्ष 1961 से 71 की अवधि में जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई थी। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कितनी हुई थी? लगभग कितनी हुई थी? एकदम घूंट के पिए रहो, 24.80% हुई थी। कितनी हुई थी? 24.8%। और 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है इस समय? 17.7% वार्षिक वृद्धि दर है। जबकि पूरे भारत में सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर किसकी है? तो दादर व नगर हवेली की है, जो 50+ प्रतिशत में बढ़ रही है।
बढ़ी है 10 की वृद्धि दर। राज्यों में मेघालय की है, राज्यों में मेघालय की सर्वाधिक वृद्धि दर रही। तो इस तरीके से हम लोगों को रटना, ये रट लिए। भारत की नगरीय जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक कब हुई थी? 1971 से 81 में। देखो जनसंख्या रट लो, भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर जनसंख्या की कब रही है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर कब रही है? तो 1961 से 71 में, घूंट के पी लो। उसके बाद अगर पूछे कि नगरीय जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर कब सबसे ज़्यादा हुई, तो 1971 से 81 में, 71 से 81 में। ठीक, बहुत अच्छे सवाल हैं, डिजाइन किया हूँ, आप मेहनती होंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो याद आया कुछ? थोड़ा सा आप दिमाग पर अपने जोर डालो। आर ओ जो पेपर कैंसिल हुआ था, जो पेपर क्या हुआ था, कैंसिल हुआ, उसकी जगह फिर से प्री हुआ है। तो जो कैंसिल हुआ पेपर, उसमें भी ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगरीय प्रतिशत कितना है, तो कितना है? 31.16%। बाकी सारी क्या हो जाएगी? 100 में से घटा दोगे तो ग्रामीण आ जाएगी। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या कहाँ पर है भारत में 2011 जनगणना के अनुसार? जल्दी बोलिए, कहाँ पर है? अरे फटाफट बोलिए भाई। हिमाचल में है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है? जल्दी बताओ भाई। महाराष्ट्र में। एकदम घोट के पिए रहो। और मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे से लेवल का सेंसस आपको अगर पढ़ना है, ठीक है, तो आपको मैं सेंसस जनगणना का 2 लेक्चर अपलोड किया हूँ, उसे आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ लीजिए। अगर आयोग का पेपर दे रहे हैं तो ठीक है, उसे आप पंचवर्षीय योजना भी करा दिया हूँ, ठीक है, उसे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ठीक है, तो अब पूछ रहा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश किसी में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है? तो अभी भी बताया कि 50 से ज़्यादा है, इसके माने लगभग हमें लग रहा है 55 की 58 है, 55 है शायद, 55.58% है क्या, माने 50+% 10 की वृद्धि दर किसकी रही? दादर व नागर हवेली की। यही पूछ रहा है, राज्य अथवा केंद्र शासित में किसकी सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर रही? तो दादर और नागर हवेली की। अगर राज्य पूछता तो क्या हो जाता? मेघालय की। दमन और दीव के संदर्भ में क्या है? 618 महज यहाँ का क्या है? लिंगानुपात है प्रति 1000 पे। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? नगरों, राज्य अथवा केंद्र शासित अगर दोनों ऑप्शन हो तो दमन और दीव का। राज्य में पूछेगा तो आप जानते हो हरियाणा का। नागालैंड के संदर्भ में क्या है? सबसे कम वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर किसकी रही है? तो किसकी है? नागालैंड की। इसकी तो माइनस में चली गई है 0.6%। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न 32 देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित राज्यों को जनघनत्व के आरोही क्रम में लगाना है। क्या करना है? जनघनत्व, एक तो डेंसिटी बतानी है, पर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, लेकिन एक आरोही माने बढ़ते क्रम में। तो आपको शुरू के 5, 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व के शुरू के 5 आपको एकदम जुबान पर होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये सवाल क्या जनगणना से रिलेटेड सवाल आया था क्या? 2025 में जो आर ओ पेपर हुआ है उसमें पूछा था, सिंपल पूछ लिया था कि सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? उसमें ऑप्शन बिहार, पश्चिम बंगाल, इस तरीके का सवाल दिया था। तो बिहार उसका ऑप्शन सही था, जो पहली आंसर की बजाय दूसरे आंसर की में सही आयोग ने आंसर माना था। तो कहने का मतलब इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं, लेकिन अच्छे लेवल का फ्रेम इसी तरीके का आता है। तो आपको बताना है, शुरू के 5 अगर रट ले तो आप लगा लेंगे। मैं शुरू के 5 बता देता हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है, डेंसिटी, ठीक है, सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी की बात है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो सबसे पहले नंबर पर बिहार की है जो 1100 समथिंग है। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल की है। पहले पे बिहार है, दूसरे पर वेस्ट बंगाल है। तीसरे पर कौन है? तीसरे पर क्या है? क्या बता दिया? बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा केरल। चौथा क्या है?
चौथा क्या है, उत्तर प्रदेश, चौथा क्या है, उत्तर प्रदेश। पाँचवा क्या है, हरियाणा, पाँचवा क्या है, हरियाणा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें ऑप्शन मैंने सेट किया है जनगणना तो सर्वाधिक, तो मैंने बिहार का ऑप्शन लिया ही नहीं है, तो बिहार छोड़ दो। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, वेस्ट बंगाल की, तो 1 नंबर सबसे पीछे आ जाएगा। उसके बाद केरल की है तो 3 उसके ठीक सटा हुआ आएगा। फिर उत्तर प्रदेश की है तो उससे सटा हुआ। तो इस तरीके से आप देखो तो किस ऑप्शन में है, एक सबसे किनारे आएगा क्योंकि यहाँ आरोही पूछा है, अवरोही पूछता तो घटता हुआ क्रम होता है। उसके बाद किसका है तो केरल का है। उसके बाद किसका है तो उत्तर प्रदेश का चौथे नंबर पे है। उसके बाद किसका है तो हरियाणा का है, जबकि मैंने बिहार का ऑप्शन तो लिया ही नहीं है। तो इस तरीके से आप सही कर पाएंगे। 33 नंबर सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है कि कौन सा असत्य युग्म है। 3 असत्य हैं, 1 सत्य है, नहीं 3 सत्य हैं, 1 असत्य है। जो असत्य है उसको सत्य करके हम लोग चारों सही करके रटेंगे। पहला देखिएगा, मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना क्या 1995 में शुरू हुई थी? नहीं, 1995 में। कब शुरू हुई थी? 1995 में। इसमें घोट के पीना है। अब 3 सही हैं, माने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो आवासीय विद्यालय है 2004 में शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2008 की है, बिल्कुल सही है। और ये सब योजना इतनी बार आता है यार इकोनॉमिक के पेपर में, ठीक है, जब आयोग का पेपर देते होंगे आप। आम आदमी बीमा योजना कब आया? 2007 में। असंगठित सामाजिक सुरक्षा 2008 में। आम आदमी बीमा योजना 2008 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है आवासीय विद्यालय 2004 में। मध्याह्न भोजन या मिड डे मील योजना 1995 में। इसे आप रट लेना। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार योजना, ठीक है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार योजना प्रारंभ की गई थी? तो यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1952 में। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 1952 में क्या है, 1952 में, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन किया गया था। एनडीसी का, किसका? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। और इसी के रिकमेंडेशन पर, ठीक है, 1953 में क्या है, इसी के रिकमेंडेशन पर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना आई। और इस राष्ट्रीय विस्तार योजना और एनडीसी के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, उस पर एनालिसिस करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, उसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई गई, ठीक है, वो थी बलवंत राय समिति। कौन सी? बलवंत राय समिति 1957। कौन बनाएगी? बलवंत राय समिति ने। उसे ही ने कहा कि यह राष्ट्रीय विस्तार जो सेवा योजना है 1953 की, यह अपने लक्ष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तब उसने सलाह दिया, जब इसकी कमी बता दिया तो उसने अपना सलाह दिया बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने, कहा कि इसकी जगह पर आप क्या है 3 टायर व्यवस्था लागू करो, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करो। तो इसी के कहने पर पंचायती राज व्यवस्था माने बलवंत राय समिति के कहने पर ही लागू किया। हालांकि जो है एलएम सिंघवी 1986 के कहने पर क्या है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। तो ये देखो, पढ़ने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी क्या है क्रोनोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि कहाँ से क्या शुरू हुआ। इस तरीके से जितना मैंने आपको फैक्ट बताया है कि नहीं, 1952 में क्या आया, एनडीसी आया, 1953 में क्या आया, इसी का प्रसार योजना, उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसने अपना रिकमेंडेशन दिया, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हुई। फिर एलएम सिंघवी की समिति 1986 आई, ठीक है, उसने ये कहा कि संवैधानिक दर्जा नहीं दोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। फिर 73-74 में क्या है क्रमशः संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से आप मेहनत करेंगे तो बेहतर करेंगे। आगे देखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम। कितने लोग तो केवल टाइम देख करके ही वीडियो नहीं ओपन करेंगे, लेकिन देखेंगे तो आपको यूनिक क्लास की यूनिक क्वालिटी आपको मिलेगी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम है, ये याद रखना। MSME डेवलपमेंट एक्ट है, ये MSME माने डेवलपमेंट एक्ट है। ये कब आया था? 2006 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 36 नंबर, कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। क्या है? नहीं है, बताइए। तो देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या 1999 में लॉन्च की गई? नहीं, 1998 में। घोट के पी लो आप, ठीक है। और अभी 2025-26 के बजट में
2025-26 के बजट में, ठीक है, केंद्र सरकार ने जो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड 1998 के तहत जो 3 लाख का ऋण देता था, अभी उसे बढ़ा करके 5 लाख तक का ऋण देने की बात कही है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देख लीजिए, तो पहला गलत हो गया, माने 3 सही हैं। कौन सा? स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93 में बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसे क्या कहते हैं? आरआरबी, रूरल रीजनल बैंक, आरआरबी, रूरल रीजनल बैंक, आरआरबी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। तो यह रूरल रीजनल बैंक की स्थापना कब की गई? 1975 में, बिल्कुल सही है। जहाँ 1975 में अभी क्या पढ़े थे आप बताइए? 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में, तो वही तभी ये भी। और क्या है? सरकारी आयोग, सरकारी आयोग कब बना था? तो 1983 में। कब बना है? 1983 में। ठीक है, तो 1983 में। बिल्कुल किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। किसे है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। आगे देखिएगा 37 नंबर सवाल, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू किया गया? किसान बही योजना 1992 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1992 को शुरू किया गया, 1992। 39 सवाल देखिएगा, निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है? माने 3 सुमेलित हैं, एक असुमेलित है, उसे सही कर लेंगे। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान कासरगोड केरल में है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान क्या कासरगोड केरल में है? तो बिल्कुल सही है, रट लो। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान क्या दिल्ली में है? तो बिल्कुल दिल्ली में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? तो ये है चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में। इसे अब क्या करेंगे हम लोग? घोंट के पी लेंगे। ठीक है, चंडीगढ़ में, ओके। तो सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चंडीगढ़ में। क्लियर? आगे देखिएगा, राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भोपाल एमपी में है। ठीक है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गांधीनगर गुजरात में। कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में। आगे देखिएगा, लाफर वक्र, फिलिप वक्र आपने स्फीति और बेरोजगारी से पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे लाफर वक्र। क्या पढ़ेंगे? लाफर वक्र। तो लाफर वक्र किससे संबंधित है? ये आपसे पूछ रहा है, तो यह किससे संबंधित है? यह है कर की दर और कर राजस्व से, कर की दर और कर राजस्व से। ठीक है, इस पर क्या होता है? इस पर कर राजस्व होता है, कर राजस्व होता है, और इस पर क्या होता है? कर की दर होती है, कर की दर होती है। इसका ये मतलब लाफर वक्र ये कहता है कि अगर जो है आप कर की दर बढ़ाओगे तो पहले तो आपका राजस्व बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद लोग कर चोरी करने लगेंगे तो आपका राजस्व घटेगा। तो यही कह रहे हैं कि कर क्या है? इसका मतलब ये है कि कर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे टैक्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो लोग क्या हैं, जैसे बहुत ऐसी ऐसी क्रिकेट पर्सनैलिटी हैं या ढेर सारे लोग क्या हैं, भारत के अलावा दूसरी देश की क्या है नागरिकता ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं टैक्स उनका बचे, क्योंकि यहाँ पर कर की दर ज़्यादा है। तो क्या है, 180 दिन के लिए यहाँ रहते हैं, माइग्रेशन वीज़ा पर रहते हैं, फिर जाते हैं, फिर 180 दिन के लिए आते हैं, कमेंट्री करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ से पैसा कमाते हैं, फिर ले जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पैसा यहाँ से कमाया, राजस्व ना दे। आप देखोगे तो गौतम गंभीर का ये बहुत जो है स्पीच बहुत तगड़ी वायरल होती है। तो उसका यही मतलब है कि ये है कि अगर राजस्व कर को क्या करोगे, बढ़ाओगे तो राजस्व बढ़ेगा, लेकिन बाद में क्या है, लोग कर चोरी करने लगेंगे या कुछ अन्य उपाय करने लगेंगे। तो ये किससे संबंधित है? कर और राजस्व की बात करता है लाफर वक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कर और एक वक्र और पढ़ेंगे, माने कर्व और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। बताओ यार, आप इतने धैर्य से यहाँ तक पढ़ लिए, माने आप में पोटेंशियल तो है भाई, दमदार पर्सनैलिटी हैं आप। वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके समयावधि, ये दूसरा वित्त आयोग से संबंधित सवाल है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 10वें नंबर पे कौन थे? पंत जी थे, और 9वें नंबर पे सालवे जी थे। ठीक है, और खुसरो 11 नंबर पे, रंगराजन 12 नंबर पे, रेड्डी 13 नंबर, केलकर 13 नंबर पे, रेड्डी 14 नंबर पे, NK सिंह 15 नंबर पे, 16वें तो आप जानते हैं। तो इसके पहले शुरुआत किसमें पूछा गया है कि आप बताओ, तो केसी नियोगी। अच्छा, पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था आप बताओ?
प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951, 52, 53, 54, 4 ऑप्शन बताओ। तो 1951 में। कब हुआ? 1951। एकदम घूंट के पी लेना है, बहुत बार आता है फैक्ट में। अब ये पूछ रहा है कि इनके समयावधि के अनुसार लगाइए। तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, आप जानते हैं, तो पहले पर आ जाएगा। उसके बाद कौन थे? उसके बाद थे के संथानम, तो उसके बाद चौथा नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक के बाद चौथा कहाँ है? एक के बाद चौथा यहाँ पर है। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएंगे चंदा, संथाना के बाद चंदा, तो 3 आ जाएंगे। उसके बाद है राजमन्नार दूसरा, तो ऑप्शन डी सही है। लेकिन ये क्रम आप याद कर लीजिएगा, ऊपर के आप 4 याद कर लो, लास्ट के 5, 7, 8, 6, 7 याद कर लिए, तो कभी अगर आएगा तो आप मिला लेंगे। ठीक है, और आता ही आता रहता है। 42 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं आपसे पूछ रहा है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या महालनोबिस मॉडल पर थी? नहीं, प्रथम तो हैराडोमर मॉडल पे थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो बिल्कुल सही है, जो जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या चक्रवर्ती बिशन चक्रवर्ती मॉडल पर है क्या? तो चक्रवर्ती तो सही लिखा है, लेकिन बिशन नहीं बल्कि सी चक्रवर्ती के आधार पर है। किस पर है? सी चक्रवर्ती मॉडल पर है। किस पर है? सी चक्रवर्ती मॉडल पर है, बिशन चक्रवर्ती मॉडल पर नहीं है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? अशोक रुद्र मॉडल पर है, बिल्कुल सही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर है, तो डीपी धर मॉडल पे। तो इस तरीके से मैंने आपको पेपर सेट के माध्यम से 5 पंचवर्षीय योजनाएं किसके जो है मॉडल पर आधारित हैं उसको मैंने आपको बता दिया। अच्छे से आप रट लेना। क्वेश्चन नंबर 43 जो बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, एक बार मुझसे गलत भी हुआ है, इसीलिए मैं फिर से बना दिया हूँ। निम्नांकित मुद्रा की पूर्ति के मापकों में असत्य कथन बताना है। देखो ये क्या है? जो M1 M2 क्या है? ये मुद्रा पूर्ति को मापक हैं। मुद्रा पूर्ति के क्या है? मापक हैं। ठीक है, इसके माध्यम से क्या है? मापा जाता है कि कितना मुद्रा की सर्कुलेट हो रही है, कितना मुद्रा की आपूर्ति हो रही है। ये ऑप्शन देखिए, क्या M1 जो मुद्रा होती है वह प्रचलन मुद्रा प्लस मांग जमा और अन्य जमा को कहती हैं? तो बिल्कुल सही है। M2 जो है उससे बड़ी जो मुद्रा है वह M1 प्लस डाक खाने की जो जमाएँ हैं, बिल्कुल सही है। M3 किसको कहते हैं? M3 क्या M1 प्लस सावधि जमा होती है क्या? तो बिल्कुल सही है, यही मेरा गलत हुआ था। मैं यहाँ पर M3 को क्या कर दिया था एग्जाम में? M2 प्लस सावधि जमा कर दिया था, तो ये गलत था आंसर। तो M3 बराबर क्या होता है? M1 माने ये वाली मुद्रा, ये वाली पूरी मुद्रा, ए ऑप्शन वाली, ये प्लस सावधि जमा माने जानते हैं? फिक्स डिपॉजिट, माने जिसको आप उसके पहले तोड़ तो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः वो मेच्योर कब होगी? जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, 20 साल 50 साल जितने भी का आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। अब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो गया। तो एम यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर M4 की बराबर क्या होता है? M2 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? M3 हो जाएगा। अर्थात M3 प्लस डाक के पास जो जमा होती हैं राशियाँ उसको M4 कहते हैं। यहाँ पर 2 फैक्ट मैं आपको बहुत अच्छे लेवल का और भी बता दूँ, इसी में जोड़ दूँ। एक M1 सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज़्यादा संचालन की मुद्रा का संचालन, चलने की प्रवृत्ति या आप लिक्विडिटी याद रखेंगे, सर्वाधिक लिक्विडिटी वाली जो मुद्रा मापन है वो M1 है। सबसे ज़्यादा चलन मुद्रा कौन सी है? M1 है। रट लीजिएगा, सबसे ज़्यादा चलन मुद्रा कौन सी है? क्यों? क्योंकि जिसके पास जेब में जो मुद्रा है वो ज़्यादा चलने की प्रवृत्ति होती है, खर्च होने की। और जो मांग जमा जो ऐसे ही हम लोग सामान्यतः बचत खाते में डालते हैं कि जब चाहे तब निकाल ले, तो उसके भी खर्च होने की ज़्यादा टेंडेंसी। तो चलन मुद्रा सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस मुद्रा की होती है? तो M1 की होती है। और M3 को क्या कहते हैं? ये रट लीजिएगा, M3 को ब्रॉडर मुद्रा कहते हैं, बृहद मुद्रा। क्या बोलते हैं? M3 को बृहद मुद्रा कहते हैं, ब्रॉडर मनी कहते हैं। ये 2 सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, इसे रट लीजिएगा। 44 नंबर देखिए, गिल्ट एज किसको कहते हैं? गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि जब सरकार को लोन लेना रहता है तो क्या है, प्रतिभूतियों को, सिक्योरिटी को बेच देती है मार्केट
मार्केट से पैसा उसके पास आ जाता है, मार्केट में पैसा कम हो जाता है, हमारे देश में पैसा का संचालन कम हो जाता है, तो महंगाई भी नियंत्रित हो जाती है। और जब सरकार को लगता है कि मार्केट में माने देश में पैसा ज़्यादा सर्कुलेट करना चाहिए, तो उस समय सिक्योरिटी को क्या कर देती है, बेच देती है, सिक्योरिटी को बेच देती है, नहीं मतलब खरीद लेगी, सॉरी खरीद लेगी। तो आपने जो कागज़ खरीद, देखो यहाँ पर सरकार है, ये सिक्योरिटी माने एक कागज़ होता है, ठीक है। उस कागज़ को जब आप खरीदोगे, आप जब खरीदोगे अपने पास, तो आप सरकार को क्या दोगे, पैसा। तो मार्केट से पैसा सरकार के पास चला गया। और अगर यही सिक्योरिटी क्या है, सरकार खरीदेगी, यह जब सिक्योरिटी सरकार खरीदेगी तब आपको क्या देगी, आपको देगी पैसा। तो इस तरीके से मार्केट में आएगा पैसा। तो यह भी एक साख नियंत्रण का एक माध्यम होता है। आगे देखिएगा प्रश्न 45 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन असुमेलित है, कौन सा असुमेलित है। पहला देखिए, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, डेवलपमेंट वुमेन चाइल्ड, ठीक है। ये योजना ड्वाक्रा जिसे कहते हैं, यह क्या 1982 में शुरू की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1982, बिल्कुल सही है। महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना क्या 1993 में स्टार्ट हुई, बिल्कुल सही है। जल जीवन मिशन योजना 2020 से 21 में सही शुरू हुआ, तो नहीं, 2019 से 20 में, 2019 से 20 में जल जीवन मिशन शुरू हुआ। ट्राइसिम योजना क्या 79 में शुरू हुआ, तो बिल्कुल सही है, ट्राइसिम 79 में, ट्राइसिम 79 में। 46 नंबर सवाल देखिएगा, जिसमें कह रहा है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP कब प्रारंभ की गई थी। तो 1980 में। कब की गई, 1980 में। एकदम घूंट के पी लो भाई, ठीक है, एकदम घूंट के पिए रहो, सक्सेस आर आपके पैर में आएगी, ठीक है। बस इतनी मेहनत करके जाओ, मज़ा आ जाए। ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो इस तरीके से हमें लग रहा है थोड़ा सा देखने में वो लग रहा है क्या, मैं ऐसे कर देता हूँ, अच्छा ये ऐसा है ही है, ठीक है। चलो यहाँ पढ़ लेते हैं इस तरीके से। 47 नंबर देखिए, ये कह रहा है निम्नांकित में से किससे आय का वितरण मापा जाता है। माने आय का वितरण निम्नलिखित में से संवितरण किस वक्र के माध्यम या किस कर्व से समझा जाता है। तो अभी दो तो अब काट लोगे ना आप। लाफर वक्र क्या है, लाफर वक्र तो टैक्स से संबंधित, अभी आपको ग्राफ बना करके मैंने बताया। फिलिप वक्र क्या है, स्फीति और किससे संबंधित है, स्फीति और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। बेरोजगारी से तो ये भी पढ़ लिए हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब मार्शल वक्र और लारेंज वक्र, तो मार्शल वक्र होता नहीं है, लारेंज वक्र होता है। लारेंज वक्र और गिनी कोफिशिएंट किससे संबंधित हैं, आय के संवितरण से। लारेंज वक्र और गिनी कोफिशिएंट किससे संबंधित है, आय के संवितरण से। कहते हैं कि अगर 45 डिग्री पर कर्व होता है, लारेंज वक्र होगा, अगर कर्व होगा, तो उस देश में क्या है, आय की असमानता बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इससे क्या होगा, जैसे जैसे इससे ग्राफ ज़्यादा इधर जाएगा, तो उससे क्या होगा, या इधर जाएगा, तो आय की असमानता में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये लारेंज वक्र और गिनी कोफिशिएंट दोनों ही आय के संवितरण को बताते हैं। जहाँ पर लारेंज वक्र क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक जो है मापन करता है, वहीं गिनी कोफिशिएंट जो है गुणात्मक बताता है। चलिए आगे देखते हैं। 1948 की बोल रहा हूँ यार, 48 नंबर क्वेश्चन, साख पत्र प्रस्तुत करना होता है, पत्र प्रस्तुत करना होता, किसके द्वारा साख पत्र प्रस्तुत करना होता है। तो आयातकर्ता के द्वारा। किसके द्वारा, आयात, माने ये एक तरीके का क्रेडिट होता है। जैसे मुझे विदेश से एक कोई कंटेनर मंगाना है, माने एक कंटेनर नहीं, एक कंटेनर भर का कोई सामान है, उसे हमें ख़रीदना है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अपने पास अभी पैसे नहीं, लेकिन मैं इसे आयात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है, हमारी साख की वैल्यू, माने हमारी साख क्या है, हमारी कंपनी की साख क्या है, माने आयातकर्ता की साख क्या है, उस आधार पर क्या है, उस क्रेडिट पर क्या है, ये साख पत्र दे देगा कि हम इतने टाइम को क्या है, इतने दिन इतने बजे तक हम इसको आपका पैसा वापस कर देंगे। तो उस साख, उस क्रेडिट के दम पर क्या है, ये कंटेनर आपके पास आ जाता है। तो इसी को कहते हैं, यह आयातकर्ता के द्वारा साख पत्र प्रस्तुत किया जाता है, न कि निर्यातकर्ता या न दोनों।
क्वेश्चन नंबर 49 बहुत अच्छे सवाल हैं, आप प्लीज़ इसे रट लीजिएगा। भारतीय रुपए को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो देखो, एक दो बातें याद रखना। भारत में देखो, खाते दो प्रकार के होते हैं, एक चालू खाता होता है और एक पूंजी खाता। तो क्या चालू खाते के साथ साथ पूंजी खाते पर भी रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता भारत में है क्या? तो अभी पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता को सरकार के द्वारा अप्रूवल नहीं दिया गया, माने एक्सेप्ट नहीं किया गया है। लेकिन चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता बिल्कुल अलाउ है, यह 1994 से ही है। और पूंजी खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की सलाह देने के लिए 1997 में तारापुर समिति का गठन किया गया। उसने रिकमेंड किया है कि हाँ, होना चाहिए पूर्ण परिवर्तनीयता पूंजी खाते पर भी, लेकिन अभी सरकार के द्वारा जो है इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक, इसे आप रट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? और इतना धैर्य से यहाँ तक अगर आप सुन पा रहे हैं, माने एक बेहतर स्टूडेंट की श्रेणी में आप हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। तो रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। गोयपोरिया समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो पोरिया जी गो कहाँ? बैंकिंग में जा कर के देखो क्या वहाँ की सेवा सही है, तो गो पोरिया। ठीक है, कहाँ पर? बैंकिंग क्षेत्र में। तो बैंकिंग सुधार इन्होंने कर दिया। चक्रवर्ती क्या है? मौद्रिक नीति से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो। ठीक है, तो बचा कौन? वांचू समिति जो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। वांचू जो समिति है वो किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर से है। किससे है? प्रत्यक्ष कर से है। किससे संबंधित है? वांचू समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर से। ठीक है, और अब अप्रत्यक्ष कर से संबंधित क्या है? रेखा समिति, रेखा पारेख आई थिंक समिति है। ठीक है, तो रेखा मैं लिख देता हूँ, आप रेखा पारेख नाम से सर्च कर लीजिएगा, रेखा समिति। ठीक है, तो ये समिति अप्रत्यक्ष से संबंधित है। ठीक है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, हमने ऐसे याद कर लिया है कि गर्ल्स जो होती हैं, ठीक है, वो सामान्यतः कोई बात क्या है, ज़्यादा करके अप्रत्यक्ष रूप से ही कहती हैं। ठीक है, व्यंजना जो भाषा की एक मतलब बातचीत की एक शैली है, उसमें ज़्यादा बात करती हैं। और जो लड़के होते हैं, ठीक है, वो वांचू टाइप के होते हैं, वो क्या है, सारी बातें प्रत्यक्ष बोल देते हैं या प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो याद हो जाएगा। तो इस तरीके से 50 नंबर क्वेश्चन कर लिए। और आज हमने कहा है कि आपको क्या है, ज्योग्राफी का टेस्ट। ज्योग्राफी में भी क्या है, जियोग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट होगा। ठीक है, तो टेस्ट होगा, उसमें भी टॉप 100 बेहतरीन सवाल होंगे। ठीक है, जो PCS RO इन सब के ही केवल दृष्टिकोण से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं हम लोग। थैंक यू क्लास।